नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 12वां देखेंगे। इसके अंतर्गत गांधीवादी चरण का ये भाग 3 होगा। इसमें हम गांधी जी द्वारा जेल से आने के बाद तथा उसके बीच में 1924 में जब ये गांधी जी जेल से छूटते हैं उसके बाद तथा उसके समय में चल रहे आंदोलनों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की करते हैं। हम पढ़ रहे हैं गांधी युग में गांधी युग की प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं। स्वराज पार्टी का गठन। गांधी जी के जेल चले जाने के बाद में देश में निराशा का माहौल फैल जाता है। सन 1923 में विधान परिषद के चुनाव होना था। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। जो विधान परिषद थी उसमें प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके कारण चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। जो कांग्रेस का एक दल था वो विधान परिषद में प्रवेश लेना चाहता था, चुनाव लड़ना चाहता था 1919 के एक्ट के तहत, और एक विचार नहीं चाहता था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम के दल की स्थापना की। इस दल की आधिकारिक घोषणा मार्च 1923 में की गई थी, जब इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। ये रहे चित्तरंजन दास और ये रहे मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने एक जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है गया वाला, उसमें क्या होता है, एक कांग्रेस का दल चाहता है विधान परिषद में प्रवेश लेना तथा दूसरा जो पक्ष होता है वो विधान परिषद में गांधी जी की उपस्थिति में प्रवेश लेना नहीं चाहता था। इस दल का प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ, जिसमें इस का संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ। अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए जाते हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी ने 1919 के एक्ट के तहत होने वाले 1923 के चुनाव में भाग लेने का निर्णय ले लिया। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। खिलाफत स्वराज पार्टी के उद्देश्य निम्नलिखित थे। इसका प्रमुख उद्देश्य विधानसभा में प्रवेश करके 1919 एक्ट के कार्य करने को रोकना। जो 1919 का एक्ट था उस जो कार्य करेगा उसे रोकना था। परिषद में जाकर सरकारी आय व्यय के ब्यौरे को रद्द करना। सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था। राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को परिषद में प्रस्तुत करना। केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सभी निर्वाचित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना, जिससे कि स्वराज दल की नीति को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। परिषद के बाहर महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करना। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना और यदि आवश्यक हो तो पदों का भी त्याग कर देना। इस प्रकार की इनकी कुछ नीतियां थीं। सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को परिषदों का चुनाव लड़ने की अनुमति कांग्रेस ने दे दी। स्वराज पार्टी ने तय किया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर से ही चुनाव लड़ेगी। नवंबर 1923 में चुनाव में स्वराज दल के केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। मध्य और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलता है इसको। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटों पर इनकी जीत हुई और बहुत बड़ा बहुमत मिला और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आते हैं। बंगाल में है सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण
इन्हें कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटें इनके पास थीं। सन 1924 में गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इसके पीछे भी अंग्रेजों की नीति थी, क्योंकि ये जीत चुके थे और गांधी जी इस पार्टी के खिलाफ में थे। वो नहीं चाहते थे विधान परिषद का चुनाव लड़ना। उन्होंने इसकी निंदा करी तो अंग्रेजों ने सोचा कि स्वराज पार्टी में आपस में फूट पड़ जाएगी, कांग्रेस में फूट पड़ेगी तो इसका हमें फायदा होगा। इसलिए उन्होंने गांधी जी को रिहा किया था। मेन रिहा करने का रीजन यही था। गांधी जी ने स्वराज पार्टी के कार्यक्रम का विरोध किया था, जैसा हमने बताया था, इसी कारण से उन्हें छोड़ा जाता है। मोतीलाल के दबाव में मान्यता मिली। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी दास समझौता हो जाता है। इस कई लोगों को पद भी प्राप्त होते हैं। इसमें विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिला। 1926 में निर्वाचन में स्वराजवादियों को यह सफलता प्राप्त न हो सकी। इसके बाद पार्टी मृतप्राय हो जाती है। जो चित्तरंजन दास थे वही इसकी मेन रीढ़ थे। उनके जाते ही इस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये था स्वराज पार्टी के बारे में। चलिए अब आगे। और उसके बाद आता है साइमन कमीशन। इसे भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसमें कोई भारतीय नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों के लिए कानून व्यवस्था बनाना, कानूनी अधिकार बनाना, लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं था। तो भारतीयों का मानना था कि कोई अंग्रेज हमारे भविष्य का फैसला कैसे कर सकता है। जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन ब्रिटेन से मुंबई भारत पहुंच जाता है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ये साइमन भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और इसका जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। साइमन आयोग या साइमन कमीशन नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। साइमन कमीशन के मुख्य सुझाव क्या क्या थे, इनको देखते हैं। भारत में एक संघ स्थापित हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हो। केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। वायसराय और प्रांतीय गवर्नर की विशेष शक्तियां दी जाए। जो वायसराय और प्रांतीय गवर्नर है को विशेष शक्तियां प्रदान की जाए। चलिए और देखते हैं इसके मुख्य सुझाव। एक लचीले संविधान का निर्माण हो। प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया है। केंद्र विधानमंडल की पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाए। साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएंगे। इस प्रकार से साइमन कमीशन के कुछ सुझाव थे। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा, पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, आप देख सकते हैं साइमन गो बैक लिखा है जैसा के नारे गूंजते हैं और लोगों ने इसे काले झंडे दिखाए। साइमन कमीशन जहां पहुंचता है वहां इसे साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद बल्लभ पंत अपंग हो जाते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा जाता है। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्मम लाठियों से हत्या कर दी। वह बुरी तरह घायल हो गए और मरने से पहले उन्होंने बोला था कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत में कील बनकर रहेगी। अंततः इस कारण 17 नवंबर 1928 को
काफ़ी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में जो सरदार भगत सिंह वगैरह जो उनका ग्रुप होता है वो इसका बदला लेता है, उसे हम आंदोलनकारियों घटनाओं में वर्णन करेंगे। चलिए अब आगे। और नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत और 28 से 31 अगस्त के बीच ये पारित होती है। कहीं कहीं 15 अगस्त भी आपको देखने को मिलेगा। यह रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के भारतीयों के एक संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया सशक्त प्रत्युत्तर था कि अंग्रेजों का मानना था कि भारत अपने लिए कोई संविधान नहीं बना सकते। वो अंग्रेजों को बताने के लिए था कि हम भी अपना संविधान बना सकते हैं। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित इस प्रारूप निर्मात्री समिति में 2 मुसलमान सहित 9 या 8 सदस्य थे। कहीं कहीं 8 का भी उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं 9 सदस्यों का भी उल्लेख मिलता है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे तथा सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू बताए जाते हैं। रिपोर्ट के सुझाव दिया कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति त्याग दी जाए ताकि उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित कर दिया जाए। मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार आदि की भी चर्चा की जाए। इसमें समस्त भारत के लिए एक इकाई वाला संविधान प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा भारत को केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता मिलेगी। ब्रिटेन सरकार ने इसे अत्यधिक प्रगतिशील कहकर 1930 में मानने से इनकार कर दिया। 1930 में ब्रिटेन सरकार ने कह दिया कि ये अत्यंत प्रगतिशील है, इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं। ये रही मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट। चलिए अब आगे और देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली आंदोलन जून 1928 में सूरत गुजरात में होता है। कपास की फसल न होने के बावजूद लगान की दरों में वृद्धि की जाती है। स्थानीय नेता इसके कुंवर जी मेहता, कल्याण जी मेहता नामक 2 भाई इसके स्थानीय नेता होते हैं। इन दोनों भाइयों ने सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामले की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। पटेल के सफल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि इनको प्रदान की। गांधी जी के सचिव रहे महादेव देसाई ने बारदोली सत्याग्रह पर स्टोरी ऑफ बारदोली की रचना की है। याद रखिएगा, महादेव देसाई की स्टोरी ऑफ बारदोली रचना है। अब भारतीय राजनीति में 2 युवा नेताओं का उदय होता है। 2 युवा नेता सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और पूर्ण स्वराज पर बल देने लगे। ये 2 नेता थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दोनों मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। जैसे हमने पीछे देखा था कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नाम के 2 नेता, युवा नेता उभरकर सामने आते हैं। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को पहला स्वराज दिवस मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता का यह पहला दिन था और यह झंडा वहां रावी नदी के तट पे फहराया गया था। इसमें बाद में अशोक का चिन्ह बीच में आ जाता है, बाकी झंडा हमारा वही रहेगा। इसके बाद गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में प्रशासनिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखते हैं। जो ये देख सकते हैं आप, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन होता हुआ गांधी जी अपना जो अखबार है यंग इंडिया में अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं और लॉर्ड इरविन तक ये पहुंचाते हैं। क्या क्या इनकी मांगे थी?
नमक कर को खत्म कर दिया जाए, जो नमक पे एकाधिकार था कंपनियों का वो समाप्त हो जाए। नागरिक प्रशासन और सेना पर होने वाले खर्च को 30% तक कम किया जाए। आपराधिक जांच विभाग CID में सुधार करें। शराब और नशीले पदार्थों पर रोक लगाए। नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियारों और लाइसेंस जारी करें। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। डाक आरक्षण बिल को पास करें। और आगे और देखते हैं, रुपए और अकृत्रिम स्टर्लिंग के बीच के विनिमय के अनुपात को बदलें। जो रुपए और स्टर्लिंग था उसके बीच जो विनिमय का अनुपात था वो ज़्यादा था। विदेशी कपड़ों पर सीमा शुल्क लगाएं, क्योंकि भारतीय कपड़ों पर सीमा शुल्क लगता था लेकिन विदेशी कपड़ों पर कोई कर नहीं लगता था। भारतीयों के लिए तटीय नौवहन का आरक्षण हो। भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। इस प्रकार से ये 11 सूत्री गांधी जी की मांग थी लॉर्ड इरविन के समक्ष। अंग्रेजों ने इन मांग का कोई जवाब नहीं दिया। अंग्रेजों ने कहा ये तो पागल है, बकता रहता है, कोई मांगे नहीं मानते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। इस पर गांधी जी ने वक्तव्य दिया कि मैंने रोटी मांगी थी पर मुझे क्या दिया गया, पत्थर। इसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत कर दी। ये मांगे गांधी जी 30 जनवरी के आसपास अपनी रखते हैं 1930 को। जब फरवरी भर इनका इंतजार करते हैं, नहीं मानते हैं, तो मार्च में दांडी मार्च की शुरुआत होती है। दांडी यात्रा, इसे इतिहास में नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, दांडी मार्च, इन सभी नामों से जाना जाता है। 1882 में नमक अधिनियम ने अंग्रेजों को नमक के संग्रह और निर्माण का एकाधिकार दे दिया था। नमक अधिनियम का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध था। यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ रोज 16 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 240 मील यानी 386 किलोमीटर लंबी यात्रा कर नवसारी के एक छोटे से तट गांव में दांडी में पहुंच जाते हैं। जो नवसारी का एक छोटा सा गांव है उसका तट दांडी तट है, वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। दांडी यात्रा 25 दिन तक चली, जिसके बाद 6 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं। 12 मार्च को शुरू करते हैं, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। जहां समुद्री तट पर उन्होंने, जो दांडी का समुद्र तट है हमने बताया था पीछे, पहुंचने पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। दांडी पहुंचते पहुंचते लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जैसा हमने बताया था टोटल 78 लोग थे, एक मिलाकर गांधी जी को 79 लोग हो जाते हैं। उसके बाद 78 लोग थे, एक लोग बिहार से भी थे। ये सब लोग चलते हैं शुरुआत में, लेकिन जब तक ये दांडी पहुंचते हैं 300 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करते हुए, तो उसके बाद दांडी जब पहुंचते हैं 25 दिन का सफर करके, तो उसमें लोगों का हुजूम लगभग लाखों में पहुंच जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से की थी। दांडी तट पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस प्रकार से ये गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन 1930 से 34 तक चला। यह 2 चरणों में चला था। पहला चरण 1930 से 31 तक चलता है। दूसरा चरण 1932 से 1934 तक चलता है, क्योंकि 1932 में शायद गांधी जी, माफ कीजिएगा, 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए चले जाते हैं। इसलिए ये बीच में गैप भी रहता है और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार कराने के लिए किया था। महिलाओं की भागीदारी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। जो दांडी मार्च है इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्य
हर स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी और खादी को बढ़ावा दिया गया। नशाबंदी का कार्यक्रम चलाया गया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्य थे। आप देख सकते हैं कितना हुजूम चल रहा है नमक सत्याग्रह के लिए। अगला बिहार, जो गांधी जी के साथ 78 लोग थे, उसमें बिहार के केवल 1 लोग थे, कारो बाबू शामिल थे। अब देखते हैं बिहार में नमक घटना। 13 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह को लेकर शिवहर नगर के हजारीबाग में एक सभा का आयोजन किया गया। 17 अप्रैल 1930 को श्री कृष्ण अपने सहयोगियों के साथ मुंगेर से गढ़पुरा पैदल चले थे। 20 अप्रैल 1930 को गढ़पुरा पहुंचकर उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ में मिलकर नोनिया मिट्टी से नमक बनाना कार्य किया था, क्योंकि बिहार में कोई समुद्र तो था नहीं, तो वहां पे जो नोनिया मिट्टी होती है उससे नमक बनाया गया। पानी में पहले उसे भिगा के उससे नमक निकाला गया। ये श्री कृष्ण है। पुलिस से भारी झड़प के बाद 20 अप्रैल को नमक बनाया गया। 2 दिन बाद श्री कृष्ण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। जैसे हमने ऊपर देखा था, हर स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। तो इस वजह से बिहार में भी नोनिया मिट्टी से, जहाँ पर समुद्र नहीं था वहाँ पे मिट्टियों से नमक निकाला गया, और बाकी जगहों पे जहाँ खारा पानी या समुद्र उपलब्ध था वहाँ से उससे नमक निकाला गया। चलिए और अगली घटना पेशावर की। यहाँ का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ये आप देख सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान के अन्य नाम बादशाह खान और सीमांत गांधी है। गफ्फार खान ने लाल कुर्ता पहनने वाले खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन बनाया। इन्होंने पख्तून नाम का एक पत्रिका प्रकाशन किया। ये अपने पूरे दल के साथ लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। यहीं पर गांधी जी ने इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की। ये रहे सीमांत गांधी जी। अगला नागालैंड में देखते हैं। उत्तर पूर्व के नागालैंड में इसका काफी विस्तार हुआ। एक नागा महिला गिडालू आंदोलन में शामिल हुई और गिरफ्तार हुई। आप इन्हें देख सकते हैं। आजादी के बाद का इनका ये चित्र है। उन पर कुकीज के खिलाफ सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के आरोप लगाया गया। 1932 में 16 वर्ष की आयु में गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश शासकों ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि बताया जाता है 13 साल से ही ये घटनाओं में शामिल थी और बहुत सी घटनाएं थी। इनका जन्म 1915 के आसपास का बताया जाता है और 1932 में पकड़ ली जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में शिलांग जेल में इनसे मुलाकात की थी। चलिए इनके बारे में और देखते हैं आगे। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि प्रदान की थी। 1933 से 1947 तक उन्होंने गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल और तुर्रा जेलों में समय बिताया। जब जवाहरलाल नेहरू इनसे मिले थे तो इन्हें आज़ाद कराने का इन्हें आश्वासन दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में उन्हें रिहा कर दिया गया। कहीं कहीं 1946 में मिलता है, जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है तो जवाहरलाल नेहरू अपने वादे के अनुसार इन्हें सबसे पहले रिहा करवाते हैं। 1972 में ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी का पुरस्कार इन्हें दिया गया। पद्म भूषण का 1982 में इन्हें दिया गया। विवेकानंद सेवा पुरस्कार 1983 से इन्हें सम्मानित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही धरसाना गुजरात की घटना होती है। अब देखते हैं धरसाना गुजरात में जो घटना होती है उसको देखते हैं। धरसाना सत्याग्रह 4 मई 1923 को गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखा कि इसमें धरसान नामक वर्ष पर हमला करने का इरादा है। आप देख सकते हैं धरसाना साल्ट बर्ग, आप देख सकते हैं जो धरसाना की नमक फैक्ट्री थी उस पर हमला करने के लिए पहले से ही बता देते थे और बाद में हमला करने जाएंगे ये लोग।
नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत योजनाबद्ध दिन से पहले ही कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं जो घटना को अंजाम देने से पहले ही। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में होना था, लेकिन वो गिरफ्तार हो जाते हैं जैसा कि हमने बताया। इसके बाद 76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और दोनों लोग रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वहां पहुंचने से पहले ही दोनों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आंदोलन का नेतृत्व शांतिपूर्वक किया था। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने इस घटना की रिपोर्टिंग की तथा अंग्रेजों की दमनकारी नीति का वर्णन किया। इसमें बहुत से लोग जान से भी हाथ धो बैठते हैं, बहुत सी लाठीचार्ज होती है। ये बताते हैं लगभग 300 से ज्यादा लोगों के हाथ पैर सब फोड़ दिए गए थे, सर फूटा था, बहुत बुरी हालत थी अस्पतालों में, जो बेब मिलर अपनी घटनाओं में इस प्रकार का वर्णन करते हैं। इसी के साथ ये आज का वीडियो इतना ही। आगे की घटनाओं को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।